आज प्रस्तुत है मेरी एक और कहानी सुलक्षणा। अब आप कहेंगे कि आप तो हर कहानी को सच्ची घटनाओं पर आधारित बता देते हैं, पर ये कहानी वास्तव में एक सत्य घटना पर आधारित है और उस समाज की है जिस समाज से मैं आता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ग्रामीण समाज, वहाँ के घर, वहाँ के वातावरण, वहाँ के खेत खलिहान, संस्कृति, गीत, लोकगीत, त्योहार सब तो मेरे अपने हैं, झेले हुए हैं। झेले हुए शब्द अच्छा नहीं है, सबको मैंने एंजॉय किया है, सबका मैंने आनंद लिया है। उसी समाज की ये कहानी है सुलक्षणा। आसपास के गांव की रियाया की हालत देखी जाए, रियाया कहते हैं नॉन खेतीहर लोग, जो किसान की सहायक जाति होती हैं, उन्हें रियाया कहते हैं। तो चरणदास संपन्न और बड़े जमींदार माने जाते थे, मगर गंगा किनारे बसे हर साल बाढ़ में डूबे रहने वाले इलाके के गांव में कुदरत के कहर के कारण विपन्नता ने पांव पसार रखे थे, गरीबी ने पांव पसार रखे थे। बस खेती किसानी से गुजारा भर हो जाता था। यही कारण था कि बदलते वक्त के साथ स्वयं सुदूर गांव में रहने वाले लोग भी अपनी बेटियां शहर में ही ब्याहना पसंद करते थे। ऐसे डूब क्षेत्र के गांव में तो बिल्कुल भी नहीं। भले ही लड़का शहर की किसी फर्म में चौकीदार ही क्यों ना हो, कम से कम लड़की रहेगी तो शहर में। बिजली का पंखा होगा, खाना बनाने की गैस होगी और आज़ादी, घूंघट से आज़ादी, घर की कैद से आज़ादी, चूल्हे के धुएं से आज़ादी और सासू माँ के तानों से आज़ादी। मगर लड़कों का क्या? आसानी से कोई इन बाढ़ के क्षेत्र के गांव में अपनी लड़की देने को तैयार ही नहीं होता था। न जाने किस साल दुर्भिक्ष फसलों को खा जाएगा और भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, तो मेरी बेटी भी तो परिवार के साथ भूखी मरेगी ना। इसलिए 10 में से 1-2 लड़कों को ही घोड़ी चढ़ना नसीब होता था इस गांव में। चरणदास की कुठलियों में अनाज था, पक्का 4 कोठड़ी और बड़े आंगन का मकान था। काठ के पुश्तैनी संदूक में कपड़ों के नीचे वाली तह में बरसों से जोड़े हुए चांदी के रुपए भी रखे रहते थे। घेर में जहाँ पशु बांधे जाते हैं और कृषि का सामान रहता है, उसे हमारे यहाँ घेर कहते हैं। घेर में शानदार 2 जोड़ी नागौरी बैलों की जोड़ी बंधी रहती थी और 10 सेर पक्का दूध देने वाली हरियाणे की भैंस पालने का भी उन्हें शौक़ था, ताकि घर का घी दूध होता रहे। और पत्नी थोड़ा बीमार रहती थी और हर व्यसन और विकार से दूर इकलौता बेटा दिन रात मेहनत से खेतों में जुटा रहता। बस एक ही गम चरणदास को भीतर ही भीतर खाया जाता था कि बेटे का ब्याह नहीं हो पा रहा था। वंश कैसे चलेगा? कल इस घर को कौन संभालेगा? एक ही बेटा है और कोई औलाद भी नहीं, चचेरे भाई तक नहीं हैं। क्या होगा? बेटे की उम्र 25 को पार करके 26वें में प्रवेश करने लगी थी और बिना मूँछों वाला दूल्हा ढूंढने वाले उस काल में, हमारे यहाँ अब से 50-60 साल पहले कहते थे कि अगर दूल्हे की मूँछ आ गई तो फिर वो ब्याह के लायक नहीं रहता। उस समाज में इसे बरचुक होना कहते थे, यानी ओवर एज होने के कारण विवाह से चूक जाने वाला कहते थे। एक एक दिन किसी अप्रत्याशित आगंतुक की बाट जोहते हुए निराशा में गुजर रहा था। गर्मियों की दोपहर थी, लू के थपेड़े चल रहे थे। चरणदास मुंह पर भीगा हुआ झीना कपड़ा डाले हुए नीम के नीचे झपकियां ले रहे थे कि एक दूर के रिश्तेदार ने प्रवेश किया। हाल चाल कुशल क्षेम पूछने के बाद ताज़ा किए हुए हुक्के और मटके के ठंडे पानी में काली मिर्च डाले हुए खांड के शरबत से आगंतुक की आवभगत की गई। यही परंपरा थी। गांव के लोग कभी जल्दबाजी में नहीं रहते थे। घंटों फसलों की, राजनीति की, रिश्तेदारियों की। आज तो कोई आता है तो आने के पहले
मोबाइल या घड़ी देखने लगता है कि कब जाना है। तो पता लगा कि बस ही सुबह आई थी तो अगले दिन जाएगी, गांव से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था और कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए लोग तसल्ली से आते थे और मेहमान नवाजी में कई कई दिन आराम के साथ उसी गांव में लौटते थे। घंटों फसलों की, राजनीति की, रिश्तेदारियों की और घर गृहस्थी की बातें करने के बाद आगंतुक मेहमान ने सीधे कहा, चौधरी, छोरे का ब्याह करना है। अब कहानी को इंटरप्ट करते हुए एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि मेरी पिछली कहानी में भी एक चौधरी था। तो मेरे एक बहुत आदरणीय जाट मित्र नाराज़ हो गए, कहने लगे कि आपकी सारी कहानी जाटों पर ही होती है। तो मैं आपको बता दूं कि चौधरी केवल जाट नहीं होते, हमारे आसपास के जो संपन्न किसान हैं वो भले त्यागी हों, गुर्जर हों, क्योंकि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाज़ियाबाद इत्यादि में यही जातियाँ हैं जो ज़मींदार जातियाँ हैं, या राजपूत हों या जाट हों, सभी को चौधरी कहकर संबोधित किया जाता है। और ये एक सम्मानजनक शब्द है, इसका किसी जाति विशेष से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये कहानी तो वैसे भी वास्तव में मेरे बिरादरी के लोगों की है। अंधा क्या मांगे दो आँख, चरणदास का दिल बल्लियों उछलने लगा, मन में बेटे के ब्याह की शहनाइयाँ गूंजने लगीं। मगर एक कुशल खिलाड़ी की तरह उत्साह को जज्ब करते हुए बोले, हाँ भाई, ब्याह तो करना ही है, कोई अच्छी लड़की निगाह में आए तो बताना। लड़की क्या, नगीना है नगीना, ये बड़ी बड़ी सुराही सी गर्दन, बड़ी बड़ी आँखें और नागण सी स्याह काली चोटी। तुम्हारे गांव में ना होगी ऐसी बहू किसी के घर। लेकिन क्या कोई नुक्स है क्या लड़की में? चरणदास ने उत्सुकता से पूछा। उनके मन में तो ऐसी बहू प्राप्त करने की और अपने बेटे के ब्याह के लड्डू फूट रहे थे। लड़की में तो तिल धरने की भी जगह ना है, बाप थोड़ा लालची है, समाज के हिसाब से ये हरकत ओछी मानी जाती है, पर बड़ी छोरी का ब्याह भी पैसे लेकर किया था जालिम ने, इसको भी किसी गरजमंद से पैसे लेकर ही देगा। अब मैं तो कह रहा हूँ कि अपना केसु भी उम्र दराज होता जा रहा है, पैसों की तो तेरे पास को कमी ही ना है, घर बसा ले उसका। ऐसी लड़की बार बार नहीं मिलती, लक्ष्मी है लक्ष्मी। कैसी लक्ष्मी भैया? घर की लक्ष्मी तो पहले ही उसके बाप को देनी पड़ेगी। अरे बड़ा नीच आदमी है, अपनी लड़कियों का सौदा करता है, ये तो हमारी बिरादरी में गुनाह माना जाता है ना। अब उसका पाप हो जाने, अपनी गरज की बात है, उसके तो खून में मुँह लग ही गया है, तो कहीं ना कहीं से पैसे मिल ही जाएंगे। तेरा मन हो तो बात करूं। मरता क्या ना करता, बड़ी मुश्किल से डूबते वंश को उबारने की एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। इस मौके को हाथ से जाने देना अमावस की रात में थार के मरुस्थल में दिशाहीन भटकने जैसा होता। बात आगे बढ़ाई गई। चमड़े की थैली में चांदी के 100 सिक्के भरकर मध्यस्थ के हाथ कन्या पक्ष के यहाँ भिजवा दिए गए और शहनाइयाँ गूंज उठी। चरणदास के छोरे केशव की बहू क्या आई, गांव में उसकी खूबसूरती की चर्चा थमने का नाम ही नहीं लेती थी। गोरा चिट्टा रंग, दिवाली का दीपक सी आँखें, टखने को छूती हुई बल खाती चोटी और बोली जैसे पायल खलक रही हो। सोने पर सुहागा ये कि बहू 10 जमात पढ़ी लिखी भी थी उस जमाने में। बिचौलिए ने बताया था कि लड़की नगीना है, पर नगीना क्या, बहू तो हीरा है जी, हीरा। 2 महीने में चूल्हा चौका घर बार सब संभाल लिया। गदगद सासू माँ ने भी अपनी बीमारी देखकर, सुगड़ बहू के उत्तम लक्षण देखकर घर की चाबी बहू के पल्ले में बांध दी थी। निवृत्त होने में ही उसकी भलाई थी। कोठी कुठलिया सब बहू के हवाले कर दी थी। भाग खुल गए चरणदास के। तो इंसान के जीवन के सौभाग्य और दुर्भाग्य का साथ बिछड़ते देर नहीं लगती, एक पल नहीं लगता। गांव के सबसे बड़े चौधरी, उसके ससुर के हाथ खाली थे। अपनी सारी जमा पूंजी उसी के बाप को बहू खरीदने के लिए दे दिए थे।
एक बैल खरीदने के पैसे भी नहीं बचे थे। पिछले साल सर्दी के मौसम में एक बैल मर गया था। बहू तो एकदम उदास हो गई, न ढंग का खाना पीना रहा, न ही हंसना बोलना। हर समय एक गहरी सोच में बहू खोई रहती। अपने जनक के ऐसे व्यवहार से उसे गहरा आघात लगा था कि आज मेरे ससुर साहब, पिता समान ससुर साहब, एक बैल भी नहीं खरीद पा रहे हैं। पूरी जिंदगी का जोड़ा जुगाड़ा मेरे पिताजी बेटी देने के बदले ले गए। हर समय एक गहरी सोच में खोई रहती। अपने जनक के ऐसे व्यवहार से उसे गहरा आघात लगा था। एक पल में सारा आत्मस्वाभिमान डगमगा गया था। गांव के सबसे बड़े चौधरी की बहू, जो सबके सामने गर्दन उठाकर चलती थी, खरीद कर लाई गई सिर्फ एक दासी भर रह गई थी। इस घर में जो सम्मान और चाह मिली थी, क्या सिर्फ इसलिए कि एक बड़ा मूल्य देकर उसे खरीदा गया है? कीमती सामान भर हूँ मैं इस घर की सम्मानित बहू नहीं, बल्कि एक देह और एक कोख मात्र हूँ, जो इस घर के नौनिहाल को दैहिक संतुष्टि देगी और ख़ानदान को वंशज उपलब्ध कराएगी। हृदय आत्मग्लानि से भर उठता था। जैसे तैसे करके आधी अधूरी फसल की ही बुआई हो पाई। बैल था नहीं, कभी पड़ोस से मांग कर लेना पड़ता था, कभी खाद और बीज की व्यवस्था भी उधार लेकर करनी पड़ी थी। चरणदास के जीवन में ये पहला अवसर था जब बुजुर्गों के ज़माने से जोड़ी हुई रकम भी चली गई थी और हाथ इतना तंग हो गया था कि फसल को खाद पानी देने के पैसे भी नहीं थे। 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद गेहूं की फसल उठेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तभी घर में 2 पैसे आएंगे। कैसे कटेगा ये तंग हाली का दौर? 4 व्यक्तियों का पूरा परिवार हर समय इसी सोच में डूबा रहता। दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज का दिन था। केशव रस्म अदायगी के लिए पत्नी को मायके छोड़कर आ गया। निश्चित हुआ कि 7 दिन बाद लड़की का भाई उसे वापस ससुराल पहुंचा देगा। तय कार्यक्रम के अनुसार सुलक्षणा के भाई ने उसे ससुराल छोड़ दिया। घर पहुंचते ही सुलक्षणा ने कोठरी का दरवाज़ा बंद किया, अपने गहने उतारे और संभाल कर रख दिए। फिर अपने मेहमानी वाले कीमती कपड़े बदलकर संदूक के ट्रंक में जमा दिए। फिर मायके से लाई कपड़ों की एक पोटली खोली। उसमें माँ के दिए वस्त्र और सामान थे। कपड़ों के नीचे एक चमड़े की थैली निकाली और पुश्तैनी काट के संदूक की सबसे नीचे वाली तह में जमाकर ऊपर के अन्य सामान के नीचे दबाकर रख दी। चांदी के रुपए वापस अपने स्थान पर पहुंच गए थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चरणदास दोपहर का भोजन करने के बाद एक कोने में ढलती धूप के टुकड़े से उष्मा लेते हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। केशव ताजे लिपे हुए आंगन में दीवार का सहारा लगाए खाना खा रहा था। निकट ही सुलक्षणा मिट्टी के चूल्हे पर मक्का की रोटियां सेक रही थी। सासू माँ अस्वस्थ होकर भीतर रजाई में लेटी थी कि तभी धड़धड़ाते हुए समधी यानी केशव के ससुर साहब यानी सुलक्षणा बहू के पिताश्री ने प्रवेश किया। चरणदास चौंक कर उठे और हाथ जोड़कर समधी साहब का स्वागत किया और खाट बिछाकर बैठने का संकेत किया, मगर उन्होंने न प्रणाम का उत्तर दिया, न ही बैठने में कोई रुचि दिखाई। एकदम क्रोध में थे। रूखे स्वर में बोले, मुझे सुलक्षणा से बात करनी है। सुलक्षणा लापरवाही से बोली, बैठो बापू, 2 रोटी और घेर लूँ, पानी वानी पियो, खाना वाना लगा दूँ, नहीं तो दूध लाती हूँ। मैं यहाँ दूध पीने नहीं आया सुलक्षणा, तुझसे अकेले में बात करनी है। सुलक्षणा चूल्हा छोड़कर पल्ले से हाथ पोंछती हुई खड़ी हुई और पिता की ओर मुखातिब होकर बोली, अपनी बेटी से अकेले में बात करने का हक आपने बहुत पहले कमा दिया है बापू। जो कहना है मेरे पति और मेरे पिताजी के सामने कहो। पिताजी? आज तेरे पिताजी हो गए? इसका मतलब अब मेरा कोई हक ना रहा तुझ पे? अपने ही घर से चोरी करके लाई है तू?
छोरी, यही संस्कार दिए थे मैंने। संस्कार तो अच्छे दिए बापू, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पर ये ना सोचा कि जिस घर में बेटी भेजोगे वहाँ वो खाएगी क्या। चोरी उस चीज़ की हो है जो अपनी ना होती। जो पैसे मैं लाई हूँ वो मेरे हैं, मेरे पति के हैं, और उस घर की संपत्ति है जहाँ आपने ब्याह कर मुझे भेजा था। बसाने से पहले ही बेटी का घर लूट लिया बापू। बदतमीज लड़की, बाप के सामने जबान लड़ाती है। अभी देखता हूँ तुझे। और समधी हेतराम जी गुस्से से बेटी की ओर लपके। इससे पहले कि वो 2 कदम आगे बढ़ पाते, चरणदास ने उनका हाथ पकड़ लिया। अपनी बहू पर हाथ उठाने की इजाज़त तो मैं अपने बेटे को भी ना देता समधी जी। आपसे तो वो वैसे भी पराई हो चुकी है। क्या पता ईश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए ही आपसे पाप का पैसा वापस छीन लिया है। इसे नियति का आदेश मानिए और शांत होकर कुछ चाय वगैरह पीजिए। चाय? अरे चाय तो दूर की बात है, हम तो बेटी के घर का पानी भी ना पीते। और सुनिए चरणदास जी, आज के बाद हमारा तुम्हारा संबंध खत्म, रिश्तेदारी खत्म, तोड़ दिया हमने रिश्ता। और वो धड़धड़ाते हुए बाहर निकल गए। केशव जो खाने के आसन पर बैठा पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, ससुर के जाते ही बोला, करारी सी रोटी सेक कर एक और दे दे सुलक्षणा। तेरे बाप के झगड़े में मेरी तो भूखी भाग गई। और पूरा परिवार ठहाके लगाकर हंसने लगा। नमस्कार।